मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। एक बड़ा संकट आपकी पार्टी पर आने वाला है। 15 जुलाई को चारा घोटाले के मामले में जो है लालू यादव जी पर फैसला आने वाला है। अगर खुदा न खास्ता वो फैसला प्रतिकूल रहा तो आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब भी किसी भी तरह का संकट आता है तो उस संकट की घड़ी में हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा एकजुट हो जाती है। आज तक का इतिहास से ये बताता है। जी। तो अगर खुदा न खास्ते किसी भी तरह का संकट आया तो बादल तो एक न एक दिन फटता है, यस। फटेगा, फटता भी है और छटता भी है। और ये जो संकट आएगा या कभी भी आया है संकट, तो आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारी पार्टी के लोग चट्टानी एकता के साथ एकताबद्ध रहे। ठीक है। और अभी भी जो कॉन्फिडेंस सीख करने के लिए सरकार प्रस्ताव लाया, बिल्कुल क्या क्या नहीं चला कि सिद्दीकी साहब फलाने के साथ आ रहे हैं, इनकी पार्टी में टूट जो है एकदम होना ही है। उस वक्त भी हमने लेकिन आपके सभी विधायक इकट्ठा थे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि वर्स्ट भी सोचकर चलना चाहिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि एक ऐसा वर्स्ट सिचुएशन पार्टी के सामने आता है और उस वर्स्ट सिचुएशन में आपका कहना है कि पार्टी ज्यादा एकजुट हो जाएगी, तो उस एकजुट पार्टी का नेता लालू यादव की गैर मौजूदगी में कौन होगा? ऐसा लालू जी काला पानी में थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, हम ये मानकर चलते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अपनी राजनीति जैसे कर रहे हैं करते रहेंगे। लेकिन मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं कि अगर कोर्ट पर तो किसी का नियंत्रण है नहीं हिंदुस्तान में, कोर्ट तो स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए कि उनके खिलाफ एक फैसला सुना देती है कोर्ट और उनको जेल जाना पड़ता है, तो उनकी गैर मौजूदगी में आरजेडी का नेता कौन होगा? वो भी हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अधिकृत कर रखा है इसके लिए। तो क्या एक बार फिर से राबड़ी देवी होंगी? मैं ये सब नहीं कह सकता हूँ, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत कर रखा है अलायंस के लिए, नेता के लिए, और आने वाले दिनों में जो है हमारी क्या राजनीति। लेकिन पिछले 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी आपके सामने है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में क्या राबड़ी देवी पार्टी की स्वतः स्वाभाविक नेता होंगी? अब सिचुएशन आएगा तब हम बताएंगे। या आप रामकृपाल यादव और रघुवंश बाबू में से कोई बनेंगे? हम कहा कि ये महत्वाकांक्षा क्यों हमारी जगा रहे हैं और जो भी होगा वो अच्छा होगा। और नेता के तरफ से समय और वास्तविक स्थिति के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। कई लोग आपका नाम बढ़ाते हैं सिद्दीकी साहब, उसी में आपकी छवि अच्छी है साहब। उसमें जो है हमारा कत्ल हो जाता है। बात असल है कि लालू जी के साथ हम लोग हैं वैचारिक कमिटमेंट के साथ और एक संघर्ष के साथ। तो अब उसमें बहुत तरह का लोग पार्टी में तो कई तरह का चलता। हमने कहा पहले कि हमारे बारे में अफवाह कुछ दोस्तों ने उड़ा, कुछ दुश्मनों ने, और हम आपके दुश्मन नहीं हैं। इसलिए हम अब आपसे वो सवाल करेंगे जिनके जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देने होते हैं, और इन सवालों के जवाब दिल से देने। मैं तो पहले भी आया था हाँ ना में ही दिया मगर बाद में जितने लोग आए हैं किसी ने हाँ ना में नहीं कहा, वो विस्तार से दिया। नहीं, जो ईमानदार लोग होते हैं वो हाँ या नहीं में देते हैं, जिनमें ईमानदारी की कमी होती है वो कन्नी काटते हैं। अच्छा, आप ये तय करिए कि आप ईमानदार है कि नहीं। वो तो आप फैसला कीजिएगा, जनता फैसला। ठीक है, तो इसलिए दिल से आपको जवाब देना है। क्या कांग्रेस ने, दिल से बोलिए, देखिए राजनीतिक जवाब मत दीजिए, क्या कांग्रेस ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर आरजेडी को एक तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष धोखा दिया है? एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स किया है उन्होंने। एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स किया है, तो जवाब हाँ की तरफ जा रहा है। अब जो समझिए। हाँ, विचार की राजनीति नहीं किया, एडजस्टमेंट की राजनीति किया। एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है। और क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुलायम सिंह और मायावती पर बीच बीच में सीबीआई का हथियार इस्तेमाल करती रहती है, क्या उसी तरह का हथियार इन दिनों वो लालू यादव जी पर भी कर रही है? देखिए, ऐसा है कि इसमें हाँ ना में हम नहीं थोड़ा कर रहे हैं। जी। इस वजह से कि इसके लिए थोड़ी बदनाम रही है कांग्रेस, रही है। हाँ, इसके लिए बदनाम रही है कांग्रेस। अगर जहाँ तक लालू जी का केस का सवाल है, ये केस पहले से है और जो भी इसका स्वरूप है वो स्वरूप पहले ही रचा गया था। एनडीए के शासन काल में रचा गया था, उसमें प्रभावित भी किए गए थे। केस इतना खराब कर दिया गया
मगर अब भी हम लोगों को न्यायपालिका पे यकीन है, और न्यायपालिका पे तो यकीन है, हिंदुस्तान के हर आदमी को यकीन है। आपको कांग्रेस पार्टी पे यकीन है कि वो सीबीआई का इस्तेमाल नहीं कर रही होगी लालू जी के खिलाफ? करना तो नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकती है क्योंकि बदनाम रही है। मैं कह रहा हूँ ये करना तो नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए लेकिन बदनाम रही है। एक वाक्य आपने ये भी कहा, ये तो आप मानेंगे ना कि चारा घोटाले का जो आने वाला फैसला है उससे पार्टी के भीतर थोड़ी चिंता का माहौल है। देखिए, नेता को जब भी दुख होता है तो कार्यकर्ता भी दुखी होता है, मगर उसमें नेता जो है जान फूंकता है, उसकी मायूसी को दूर करने की कोशिश करता है। खुदा न खास्ते जब भी इस तरह के अवसर आए हैं, हमारे नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया है। ठीक है, तो ये तो मानता हूं मैं, लेकिन आरजेडी के भीतर क्या सचमुच लालू यादव जी का कोई विकल्प है? अभी कहाँ, या सिर्फ लालू यादव 1 से लेकर 10 तक लालू यादव ही है, कोई विकल्प नहीं? नहीं, ऐसा है कि कहा कि जब हम लोगों ने, सब लोगों ने, कोर कमेटी से लेकर सब लोगों ने उनको अधिकृत कर रखा है। ठीक है, अभी सौभाग्यवश स्वस्थ है, और जो भी संकट आया इसका बादल छट जाएगा। तो वैसा कोई परिस्थिति पैदा होगा तब तो। अभी तो कोई परिस्थिति वैसी पैदा अभी की परिस्थितियों में 1 से 10 तक लालू यादव है, उनका कोई विकल्प नहीं। 1 से 10 क्या मतलब आपके कहने का? मतलब पहला नेता लालू यादव, दूसरा नेता लालू यादव, तीसरा नेता लालू यादव, चौथा नेता लालू यादव, 5वां नेता लालू, इस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है पार्टी में तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो पहला नेता लालू यादव, दूसरा नेता कौन बताइए? दूसरा नेता तो अब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कौन? रघुवंश प्रसाद सिंह है। ठीक है, दूसरा नेता रघुवंश बाबू, तीसरा नेता कौन? वही हमारे आ जाते जगदानंद सिंह है। जगदानंद। चौथा? चौथा नेता भी हमारे यहाँ बहुत है। नहीं, नाम बताइए ना भाई। आप किस नंबर पर हैं? आप 5वें नंबर पर हैं? हम नहीं, हम 5वें नंबर पे नहीं, हम 10 के बाद वाले हैं। 10 के बाद आप 11वें 12वें नंबर पर कहीं हैं। क्या आप बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? भाई, जब राजनीति में कोई आता है तो सपना तो देखता ही है कि साहब हम हाईएस्ट पोस्ट पे चले जाएं, मगर सपना सब साकार नहीं होता है। और सपना साकार करने के लिए अगर आप नीति विचार के तहत चलते हैं, समझा कि नहीं, तब आपका सपना भी साकार होता है, और फिर लोग सोचता है कि नहीं भाई ये ठीक रास्ते पे है। तो आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? आप चीफ मिनिस्टर बनने की अभी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका है तब तो। हाँ, मौका आएगा तो बनने की महत्वाकांक्षा है। नहीं, ये बहुत महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है। पहली बात बता, मैं पहले भी आपको कहा था एक मुहिम में कि ये जो मुख्यमंत्री का जो ताज है ना, ये तो मुसलमानों के लिए समझिए कांटों का ताज है, समझा कि नहीं। और इस दर्द को, मर्म को मैं समझता हूँ। ऐसे कभी कभी बात हो जाती है, मगर मैं उसका जो कांटों का ताज का कितना बोझ है। ठीक है, मैं समझ गया। इस ताज में से अगर कांटे निकल जाएं तो बनना चाहते हैं, कांटों का ताज आप नहीं पहनना चाहते? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में बीजेपी को बम्पर वोट मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले हैं। और नीतीश कुमार जी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। क्या नीतीश कुमार जी धर्मनिरपेक्षता का 100% ढोंग कर रहे हैं? निश्चित रूप से 100% ढोंग कर रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार के पैंतरों से आरजेडी की संभावनाएं बिहार में कमजोर पड़ी हैं? नहीं पड़ी हैं। और क्या कम्युनिस्टों से आपको सहयोग की उम्मीद थी? हम आज भी चाहते हैं कम्युनिस्टों का सहयोग लिया जाए। कम्युनिस्टों का सहयोग लिया जाए तो कम्युनिस्ट भाई अपने धर्म से थोड़ा नीचे गिर गए। अब कारण क्या है मैं नहीं कह सकता। कारण जो भी हो, इसलिए कि वो नीति, सिद्धांत और विचार की बात करते हैं। ठीक है, तो अब पता नहीं उस अनुरूप उन्होंने विश्लेषण के बाद अगर ये तय किया तब तो मुझको कुछ कहना नहीं। लेकिन जो भी कारण रहे, लेकिन अपने नीति, सिद्धांत और विचार से थोड़ा सा नीचे गिरते हुए वो दिखाई दिए हैं। अब क्या कारण है वो आप एनालाइज की। एक और बड़ा सवाल है, वो अगर आपसे ना पूछूं तो शायद आज के दिन जो है बहुत वाजिब नहीं होगा। क्रिकेट की राजनीति से आप जुड़े हुए हैं। अभी आपने जो है बीसीसीआई के जो अध्यक्ष रहे श्रीनिवासन, आपने उनका बचाव किया। आप राजनीति में और
महत्वपूर्ण संस्थाओं में किस किस्म की नैतिकता की वकालत करते हैं? नहीं, हमने उसमें ये कहा था, आपको याद होगा, उसको इंटरप्रेट किया लोगों ने दूसरा। हमने कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी जो है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, और यदि उनका दामाद क्रिमिनल एक्टिविटीज में धराया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। और अगर उसका बचाव किसी भी रूप में श्रीनिवासन करते हैं तो श्रीनिवासन दोषी है, और अगर श्रीनिवासन किसी भी तरह का बचाव नहीं करते हैं तो दामाद का क्रिमिनल लायबिलिटी आप जो है क्यों इन पे ट्रांसफर कर रहे हैं? इतना ही कहा। नहीं, वो ठीक है आपकी, लेकिन जब पूरा देश उनका इस्तीफा मांग रहा था तो सिद्दीकी साहब, आप तो विचार की राजनीति करने वाले नहीं, मैंने नैतिकता किसी चिड़िया का नाम होता है कि नहीं होता? पहले भी उनका कोई इंटरफेरेंस जो है जांच में या बचाव के मुद्रा में नहीं थे, उस दृष्टि से हमने कहा था। ठीक है सिद्दीकी साहब, चलिए उस बात पे होते हैं। आप हट्ठे कट्ठे आदमी हैं, कभी आप क्रिकेट खेले हैं? खेला। कब खेला आपने? मैं स्टूडेंट लाइफ में खेला, पटना में लीग खेला, पटना में बी डिवीजन में मैं कभी गया क्रिकेट क्लब का प्लेयर हुआ करता था। तो आप क्रिकेट की राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि आप नहीं, खेलते हैं? क्रिकेट की राजनीति हमने कभी नहीं की। जो आदमी स्पोर्ट्स में राजनीति करने लगता है तो समझिए स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे नेता राजनीति का खेल खेलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, उनको खेल में राजनीति, खेल की राजनीति खेलनी चाहिए? नहीं, खेल में राजनीति वाला जो राजनीति है वो नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। हाँ। तो हमारे राजनेता सब जिनका खेल से कोई वास्ता नहीं, वो खेल में क्यों घुसे रहते हैं? देखिए, दो तरह से में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बनती है। जी। पहले भी आपने देखा होगा पुराने जमाने में कि जो राजा महाराजा जमींदार वो हुआ करते थे तो वो पहलवानों को जो है प्रमोट किया करते थे। इस वजह से प्रमोट करते थे कि साहब उसको दूध चाहिए, दही चाहिए, समझा कि नहीं, वो किया करते थे। फिर गांव के लोग भी प्रमोट किया करते थे उसको, मैं जहाँ दंगल होता था उसको ले जाया करते थे, जीतता था उसका पीठ भी थपथपाते थे, कंधा पे लेके आते थे। अब क्या है कि हमारा कहना है कि अगर कोई पॉलिटिशियन अगर प्रमोटर के रोल में है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बनानी है, प्लेयर को प्रमोट करना है, अगर उस नजरिए से अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। मगर वो अगर स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस किस खेल को प्रमोट कर रहे हैं? हिंदुस्तान में क्रिकेट में सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, हॉकी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ओलंपिक में हमारा देश जो है पदक नहीं जीत पाता। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस ने हिंदुस्तान के अंदर किस खेल को प्रमोट किया है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? आप पॉलिटिशियन के कारण अगर खेल पीछे गया जी तो सारे पॉलिटिशियन को हट जाना चाहिए। और जो बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट जो आए हैं और इनके बदौलत अगर खेल आगे बढ़ेगा तो अगर इस तरह का भी हो जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर हर सट्ठे लोग कह देते हैं कि भाई आए पॉलिटिशियन इन्होंने डुबा दिया। भाई आप अपने विभिन्न खेलों का को एनालाइज कीजिए ना, कि एक जमाने में हॉकी आपका जो है मतलब दुनिया का सबसे अव्वल गेम हुआ करता था, मगर आज हॉकी की स्थिति क्या हो गई कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है तब जो है वो प्रदर्शनी मैच के रूप में याद किया जाता है। मगर जिस खेल को आपने राष्ट्रीय खेल बना कर रखा और जिन चीजों को आपने राष्ट्र की भावना के साथ जोड़कर रखा, उसके साथ सरकार या पॉलिटिशियंस या देश किस तरह का बिहेव कर रहा है या मीडिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इन खेल संघों में खिलाड़ियों का वर्चस्व हो तो खेल को ज्यादा फायदा होगा ना राजनेताओं के वर्चस्व होने की तुलना में। देखिए अभिरंजन जी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करता था। एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने के लिए, एक्टिविटीज कराने के लिए जो बेचारे खिलाड़ी हैं या जो एक तरह से किसी बैकग्राउंड के नहीं हैं मगर वो लगे रहे स्पोर्ट्स में, उनको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। यहाँ कितने टूर्नामेंट बंद हो गए, श्री कृष्ण गोल्ड कप बंद हो गए, संजय गांधी गोल्ड कप बंद हो गया, मैंने शुरू कराया था ऑल इंडिया जननायक कर्पूरी ठाकुर फुटबॉल टूर्नामेंट, एक तरह से वो भी बंद हो गया। उसका कारण क्या है? पैसा नहीं है।
उसका कारण क्या है कि सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है, ब्यूरोक्रेसी किसी ऐसा व्यक्तित्व को नहीं रहने के कारण वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। और अगर कोई भी पॉलिटिशियन आता है कोई एसोसिएशन में और अगर वो एसोसिएशन को अपने पार्टी और पार्टी संगठन का जरिया बनाने लगे तब वो गलत है। मैं कह सकता हूं आपको कि मैं जब तक हूं एसोसिएशन में और जब भी रहा खेल मंत्री के हैसियत से जो भी हमने सीनेटर नॉमिनेट किया, शिवनाथ सिंह जो बिहार का पहला ओलंपियन पार्टिसिपेट करने वाला था उसको किया, संजीव सिंह जो अर्जुन अवार्डी था उसको किया, बुधवा उरांव को किया, सावित्री पूर्ति को किया, आरिफ इमाम को किया, एवं इस अजय शर्मा को किया, राजेश्वर लाल को किया, अरुण मिश्रा को किया। अब ये बता दीजिए कि इनमें से एक आदमी का भी कहीं से किसी पॉलिटिकल पार्टी से बैकग्राउंड रहा है क्या? मगर यही सुशासन की सरकार, नीतीश जी की नेतृत्व में जो सरकार है, वो जब आई तो अब तो वो कहेंगे कि भाजपा वाले लोगों ने कर दिया। मगर इस सवाल को जब हमने उठाया तो आपने देखा क्यों नहीं? इन्होंने जिन लोगों को नॉमिनेट किया उसका कहीं से दूर दूर तक एक आदमी को छोड़कर, रविनंदन को छोड़कर, किसी का कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं रहा। जैसे कौन कौन लोग हैं? अब अभी तो नाम नहीं है याद है हमको, मगर हमारे पास वो मैंने कहा ना कि इन्होंने जो नॉमिनेट किया था उसमें एक आदमी रविनंदन का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का रहा। इसके अलावा जितने लोग नॉमिनेट हुए वो आरएसएस, भाजपा, अदर्स हुए। मगर उसके बाद भी आप हमको एक ही तराजू में तोल रहे हैं तो ये अलग बात है। नीतीश कुमार जी तराजू के दूसरे पल्ले पर हैं और आप दूसरे पल्ले पर हैं। एक सवाल मैं आपसे बिहार के सारे विधायकों के लिए पूछ लेता हूं। अभी विधानसभा में नंदकिशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी आपने तो सारे विधायकों को चोर बना दिया विधायक खंड समाप्त करके। क्या आपको भी लगता है कि विधायक खंड समाप्त करना गलत था और इस तरह से विधायकों को चोर बना दिया गया? अब देखिए, मैं आज आप जो सवाल कर रहे थे कि 19 तारीख क्या मतलब 16 को ये हटे हैं या हटाए गए हैं। 16 तक तो आप थे उसी सरकार में, उसी में थे। और जो कैबिनेट की जो है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब जिन चीजों को हम लोग उठा रहे थे तो आप खड़ा होकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते थे और विधायकों ने बजाबते दस्तखत अभियान करके दिया। उस वक्त आप भी उतने ही हिस्सेदार थे इनको चोर और बेईमान समझने में। हम लोगों ने उदाहरण भी दिया कि कौन सा एनडीए स्टेट है जहां इस तरह के कानून लागू हुए हैं। हमारा कहना है कि जब आप अगर चोरी के डर से अगर कोई काम, अच्छे काम को आप बंद कर दीजिएगा तब तो बिहार सरकार का बहुत सारा मंत्रालय बंद हो जाना चाहिए। मगर उस वक्त ये हाँ में हाँ मिलाते रहे। अच्छा। उस वक्त इन्होंने किसी भी तरह की मतलब प्रतिक्रिया नहीं कहना था विधानसभा में जो कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री की जिद थी, हम लोग विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री की जिद थी तो आप क्यों नहीं आए उस वक्त? क्यों नहीं आए मीडिया में? उस वक्त मीडिया में नहीं आए, आप अपने पार्टी फोरम पे क्यों नहीं आए? वहां नहीं आए तो विधायक फंड फिर से शुरू करना चाहिए। देखिए, विधायक फंड अगर रखना है तो इसमें सिर्फ तरमीम इतनी करने की जरूरत है कि 5 लाख से जो योजना होगी उसका टेंडर होगा। विधायक सिर्फ अनुशंसा करेगा, वो योजना जाना जाएगा, विधायक ऐच्छिक कोष के नाम से जाना जाएगा, और जो सरकार को कराना है आप टेंडर कराइए, उसमें कोई नहीं। मगर स्कीम के चयन में, अनुशंसा में विधायक, अब क्या है, आपने बहुत सारी योजनाएं खत्म कर दी। जो आप कह रहे हैं कि पंचायत भवन बनाइए, हम क्यों बनाए पंचायत भवन? आपके पास है पैसा। हम बनाते थे, रोड बनाते थे, पुल पुलिया बनाते थे, हम बहुत तरह का काम करते थे। अब इन्होंने 13 गाइडलाइन दिया, उस गाइडलाइन में विधायकों का कुछ नहीं। और वो विधायक कहने को है, उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। उसका शिलान्यास और उद्घाटन कौन करता है? मुख्यमंत्री का जब प्रोग्राम बनेगा उस जिले में तो पूरा जिला का बैठ के हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन आपसे। आरजेडी की अभी परिवर्तन रैली हुई और उस परिवर्तन रैली में आपकी पार्टी ने तेज प्रताप और तेजस्वी नाम के 2 तेजस्वी बालकों कह लीजिए, युवाओं कह लीजिए, को पेश किया।
और आप जो है पीछे की कतार में बैठे हुए थे, तो इसका क्या समझा जाए इस चीज को? देखिए, बात असल ऐसा है कि जो लोग कहा ना कि बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। मैं जब भी हमारी पार्टी की रैली होती थी तो उसमें अपने यहाँ से जो लोग आते थे तो उसको लीड करके जुलूस के रूप में हम आते थे। तो पहले हम न्यू सेक्रेटरीट के पास रहते थे तो दूरी कम पड़ती थी। इस बार हम पोलो रोड से ही पैदल जुलूस के साथ आए। मैं वहाँ बैठा सेकेंड रो में, खाली था कि बड़ी गर्मी थी और एकदम लाल हो गए थे हम पैदल चल के, तो उस दृष्टि से हम बैठे हुए थे। मगर बार बार हमारे कुछ नेताओं ने मुझको डिस्टर्ब किया, कहा कि आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो मैंने भी जिद पकड़ ली, कहा कि मैं नहीं, जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा हूँ। मुझको किसी ने बैठाया नहीं था, पार्टी ने आगे मुझको बुलाया था, मैं खुद नहीं। ये कैसी जिद है कि नेताओं ने कहा आगे आइए और आप कहे कि नहीं मैं तो पीछे बैठा रहूंगा? मैंने इस वजह से कहा आपको, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, उस वक्त मेरी मंशा थी कि चूंकि ओपन था वो, कि हम थोड़ा यहाँ पर बैठेंगे, सर में पानी डालेंगे, मुंह धोएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम हो जाएगा तो फिर चले जाएंगे। मगर हम जैसे ही बैठे वैसे उन्होंने इरिटेट कर दिया। तो उस इरिटेशन में हमने कहा कि नहीं, हम यहीं बैठे। और तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम पर पार्टी में कोई असंतोष नहीं है? भाई देखिए, मैंने पहले भी आपने सवाल किया था, हमने कहा कि पॉलिटिक्स में किसी का आना गलत नहीं है, और जब नेता का पुत्र होता है तो वो चाहता है जरूर कि हम मदद करें, आए आगे, मगर पॉलिटिक्स में आना आए ये खराब नहीं है। ठीक है। मगर पॉलिटिक्स में ला के किसी को थोपना जी, ये गलत है। ये गलत है। पिछली दफा की बात आपने कर दी, तो पिछली दफा आपने ये कहा था कि तेजस्वी जो है आरजेडी का फ्यूचर नहीं हो सकते हैं। नहीं, आपने हाँ और ना में सवाल आपने हाँ और ना में सवाल किया था। तो आपने कहा था मैं रॉ हैंड था। आपने कहा कि क्या यह भविष्य फलाने के द्वारा, भाई जब अभी हमारा नेता है ही तो आप दूसरे का जवाब पर कायम है ना? भाई अब हमको क्या कहा क्या नहीं कहा मुझको याद नहीं है, मगर अभी मैं इतना ही कहता हूँ, हमारा कहना है कि पॉलिटिक्स में आना गलत नहीं है, मगर पॉलिटिक्स में किसी को थोपना गलत, थोपा जाना गलत है। तेजस्वी और तेज प्रताप आरजेडी का फ्यूचर हो सकते हैं, हाँ या नहीं? वो उनकी कर्मठता, उनके लगन, उनके त्याग, उनके बलिदान से पता चला। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सिद्दीकी साहब, आप काफी ईमानदारी से सारे सवालों को आपने फेस किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुहिम में, अरे भाई, आपको फेस करने में लोग बड़ा मुश्किल महसूस होता है, मगर हम फेस कर गए, आपने सर्टिफिकेट दिया। नहीं, निश्चित रूप से सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।